तो बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे से कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो लास्ट हमने क्लास में सेंसस के बारे में पढ़ा था और सेंसस को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कैसे जनगणना को व्यवस्थित रूप से करवाया जाता है सरकार के द्वारा, उन विधियों के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हम पढ़ेंगे जो मेथड्स हैं, सेंसस को करने वाली जो मेथड्स हैं, रीति जो है जिसको हिंदी में रीति कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों पहली जो तरीका है जनगणना कराने का वो है संगणना रीति, मतलब सेंसस मेथड। और दूसरा प्रतिचलन। प्रतिचलन मतलब जो डायनेमिक तौर पे जो चेंजेस होता रहता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा है इसमें, समग्र की समस्त इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जो संगणना है इससे किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी को एकत्रित करना है, जैसे कि उसकी उम्र क्या है, वो कितना क्वालिफाइड है, क्या करता है, कितने बच्चे हैं परिवार में, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। अगर बच्चे हैं तो किस कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये सारी बातों का इकट्ठा करना है संगणना की रीति का पहला जो पॉइंट है वो है। इसी प्रकार मैं आपको प्रतिचलन रीति के बारे में बताऊंगा। समग्र में से प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों चुनकर अध्ययन किया जाता है। समग्र में से जो प्रतिनिधित्व जो इकाइयाँ करती हैं ना, उनको चुनकर उनका अध्ययन करा जाता है इस रीति में। अगला पॉइंट लिखा है, समय, धन व परिश्रम अधिक लगता है। संगणना में जो समय है, धन और परिश्रम, ये कुछ ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है ना, इनका कंजप्शन ज़्यादा होता है। जबकि प्रतिचलन में क्या होता है बच्चों, समय, धन व परिश्रम कम लगता है। तीसरा पॉइंट है, विजातीय इकाइयों की दशा में उपयुक्त होती है। जो विजातीय जो अलग अलग डेटा होता है ना, वो एकदम सही ऑथेंटिक हम उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं संगणना रीति में। जबकि जो प्रतिचलन या प्रतिचयन जो रीति है, ये सर्वे मेथड होता है। सर्वे के आधार पर 10 लोगों में से एक जन से पूरी जानकारी हासिल कर ली उस परिवार के बारे में, वो प्रतिचलन है। ये सिमिलरली हम एक का डेटा लेके और हम अनुमान लगा लेते हैं कि सब ऐसे ही होंगे, तो ये आपका प्रतिचलन या फिर सर्वे मेथड आपकी कहलाती है। समग्र के नाशवान होने पर यह रीति अनुपयुक्त है। अगर समय निकल जाता है, जैसे कि आज मेरी उम्र मान लीजिए 28 साल है, तो 2 साल बाद मैं 28 का नहीं रहूँगा, मैं 30 का हो जाऊँगा। तो जो डेटा 2 साल पहले इकट्ठा किया था वो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 2 साल पहले मैं 28 का था तो 28 का आज तो नहीं होना, तो डेटा नाशवान होता है, मतलब यूजेबल नहीं होता है। जबकि समग्र के नाशवान होने पर यह रीति उपयुक्त है। जबकि प्रतिचलन जो रीति है, जिसको सर्वे मेथड कहा जाता है, ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, समय निकलने के बाद भी, क्योंकि सब कुछ एजप्शन पे चलता है इस मेथड में, अनुमान पर चलता है। विभ्रम को ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें कोई भ्रम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जबकि इसमें विभ्रम को ज्ञात कर सकते हैं आपकी सर्वे मेथड में। सेंसस मेथड में जो कन्फ्यूज़न होता है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, जबकि हम सर्वे मेथड में उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब प्रतिचयन की रीतियाँ, जो प्रतिचयन की जो सर्वे मेथड की जो मेथड्स के जो तरीके हैं, स्टेप्स हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। समग्र में से प्रतिदर्श चुनने की प्रमुख रीतियाँ निम्नलिखित हैं। मतलब जो समग्र है, जो डेटा आपके पास इकट्ठा है, उसमें से आपको कुछ मेन पॉइंट्स को आपको चूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले साविचार प्रतिचयन, मतलब जो थॉट्स हैं उनको चूज़ करना। देव प्रतिचयन, देव मतलब कहने का अर्थ है कि जो स्पेसिफिक जो डेटा है उसको रिकलेक्ट करना। स्तरित प्रतिचयन, स्तरित का मतलब होता है लेवल वाइज, जैसे हम बांट देते हैं ना, कैटेगरी में स्तर में बांट देते हैं, कठिन स्तर का, सरल स्तर का, मध्यम स्तर का, तो इसको स्तरित प्रतिचयन कहा जाता है। अगला पॉइंट है व्यवस्थित प्रतिचयन। व्यवस्थित मतलब जो अरेंज जो आपका सर्वे है उसको हम इसमें रखते हैं बच्चों। और 5वां जो पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस सर्वे जिसको कहते हैं ना, वो इसमें आ जाएगा। तो बच्चों इनको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। साविचार प्रतिचयन, जिसको डेलिब्रेट सैम्पलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेलिब्रेट सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें इस रीति में न्यायाधीश का चुनाव अनुसंधानों की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब जो चीज़ें हम चूज़ कर रहे हैं ना, वो आपकी डिमांड की, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। समय से किन न्यायाधीश को लिया जाए तथा किन को छोड़ा जाए, कौन कौन सी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको रिजेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें इस मेथड में आती हैं बच्चों। प्रणाली के गुण और ये जो सिस्टम है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बता रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी है, यह प्रणाली बहुत सरल है। दिस मेथड इज सो सिंपल। महत्वपूर्ण इकाइयों को प्रतिदर्श में शामिल किया जा सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स हैं उनको हम ले लेते हैं, इनको इंक्लूड कर लेते हैं। इकाइयों की संख्या सीमित होने तथा उनका सम्मिलित किया जाना आवश्यक होने पर यह अच्छी मानी जाती है। मतलब जो यूनिट्स हैं, ठीक है ना, जो यूनिट्स हैं उनका लिमिटेशंस होता है, उनको हम कंक्लूड कर सकते हैं इस
पॉइंट्स में डेलिब्रेट सैम्पलिंग में उसको इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों। ये कुछ अच्छी बातें हैं जो हमने अभी गुण पढ़े हैं, जो क्वालिटीज़ पढ़ी है। अब हम उसकी दोष के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डिसक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो बुराइयाँ उसकी जो कर्सेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखा है अनुसंधानकर्ता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का भय रहता है। मतलब जो चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है, जो सर्वे के लिए गया है, वो भ्रम में तो नहीं है या फिर वो पक्षपात तो नहीं कर रहा है। पक्षपात मतलब उसके जो जान पहचान के उनका अच्छा डेटा फिल कर दिया, उनका अच्छा रिकॉर्ड बना दिया, जो नहीं है उनका रिकॉर्ड एवरेज कर दिया, जो उससे थोड़े डिस्टेंस पे उनका रिकॉर्ड गड़बड़ कर दिया। तो इस तरह से पक्षपात हो जाता है। सम अंकों को गलत प्रयोग किया जा सकता है, जो आपका रिकॉर्ड है उसका गलत यूज़ करना। न्यायाधीश को परिशुद्धता के परिमाण की गणना करने की कोई संतोषजनक रीति नहीं है। मतलब जो कैलकुलेशन कर रहा है, जो काउंटिंग कर रहा है, उसको ऑथेंटिक करने का कोई भी प्रॉपर तरीका नहीं है इसका। अगला बच्चों मैं आपको बताऊंगा देव प्रतिचयन, इसको रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। रैंडम मतलब जो अचानक से कोई चीज़ हमें मिलती है ना, तो रैंडम, जैसे किसी चीज़ को हमने घुमाया तो रैंडमली आपके पास वो आता है। जैसे कि हम डाइस फेंकते हैं ना, रैंडमली फेंकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। रैंडम सैम्पलिंग मतलब बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा निकाल के देखा, वो रैंडम कहलाता है। इस रीति के अनुसार समग्र में से इकाइयों इस प्रकार छांटी जाती हैं कि प्रत्येक इकाई सम्मिलित होने की संभावनाएं होती हैं। मतलब हर इकाई को ऐसे लिया जाता है कि जैसे कि सभी जो यूनिट्स हैं वो इंक्लूड हो सके। प्रतिदश में कौन सी इकाइयाँ ली जाएंगी और कौन सी नहीं ली जाएंगी। रैंडम में क्या होता है कि हम अचानक से कोई भी इकाई ले लेते हैं और कुछ इकाइयाँ छूट भी जाती हैं, तो वहाँ पर इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना ना लॉटरी रीति या लॉटरी सिस्टम आपने सुना होगा, ठीक है ना। आप 10 लोग टिकट खरीदते हैं तो 10 में से कोई एक ही रैंडमली सिलेक्ट होता है, रैंडमली उसका प्राइज़ लगता है, ठीक है ना। जैसे गैम्बलिंग हो गया, गैम्बलिंग में 10 लोग गैम्बल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं 10 ही, उनमें से कुछ ही पैसा जीत के जा सकते हैं, सभी नहीं जाते हैं। तो लॉटरी सिस्टम आपका रैंडम सैम्पलिंग में आ जाएगा। इसके अलावा खेल पुरस्कार जैसे दौड़ने वाले 100 लोग हैं तो 100 लोगों को ही प्राइज़ नहीं मिलेगी, उनमें से 3 लोगों को प्राइज़ मिलेगी और वो भी रैंडमली, जो फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा उनको मिलेगी। तो ये मेथड आपकी रैंडमली या रैंडम सैम्पल मेथड्स कहलाती है बच्चों। इसके बाद देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पेज है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं संख्यात्मक क्रम द्वारा। मतलब संख्यात्मक क्रम द्वारा मतलब संख्याओं को हम फिर लिख देते हैं और उनके द्वारा हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस रीति के अंतर्गत सामग्री की इकाइयों को संख्यात्मक या वर्णात्मक क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। मतलब पहले तो हम यूनिट्स ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं, उनको फिर हम अरेंज करते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार प्रतिदश में शामिल करने वाली इकाइयों की संख्या के अनुसार प्रत्येक तीसरा, चौथा व पाँचवा या 10वां आदि पद चुन लिया जाता है। कहने का मतलब संख्याओं को लेकर अरेंज करके फिर हम रेंडमली चूज़ करते हैं जो भी संख्या हमें चूज़ करना होती है, लेकिन सिस्टमेटिकली इन संख्याओं को, इन नंबर्स को हमें अरेंज करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, टिप्पणी की तालिका के आधार पर यदि 3000 इकाइयाँ वाले एक समग्र में से कुछ इकाइयाँ चुननी हैं, तो जैसे कुछ इकाइयाँ चुननी है तो उन्होंने नीचे लिख रखा है, आप देख सकते हैं कुछ इकाइयाँ ली गई हैं। चुनने से पूर्व समग्र की सभी इकाइयों को क्रमबद्ध लिया जाता है। मतलब जो आप चूज़ कर रहे हो इससे पहले आपको सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, जितने भी नंबर्स हैं पूरों को लिखना पड़ेगा, फिर उनमें से उठाकर कुछ नंबर्स को आपको सेलेक्ट करके अलग रखना है बच्चों। इसके बाद अगला मेथड है आपका देव प्रतिचयन के लाभ। देव प्रतिचयन के जो लाभ है वो बताता हूँ। देव प्रतिचयन के निम्नलिखित लाभ हैं। इस रीति के में पदों का चुनाव देव योग पर निर्भर करता है, अतः पक्षपात की भावना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। मतलब ये जो मेथड है इसमें आप है ना किसी को फेवर नहीं कर सकते हैं, वायस लेस होती है मेथड, किसी को फेवर नहीं करती है। तो 10 लोग हैं तो 10 लोगों को जो ही चांस मिलेगा, इस मेथड में सभी को चांस दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा है इस रीति के समय, धन, बल, श्रम की बचत होती है और इस मेथड में हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जैसे कि वेल्थ को बचा सकते हैं, हार्डवर्क को से भी बच सकते हैं। प्रतिदर्श चुनने की यह रीति सांख्यिकी नियमितता नियम, महांग जड़ता नियम पर आधारित है और ये रूल है जो मैथ्स के कुछ नियम है, इनर्शिया वाला रूल है आपका, या फिर आपका कैलकुलेशन वाला रूल है, उनको बेस रखकर इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इस रीति में अनुसंधानकर्ता प्रतिदर्श की मात्रा ज्ञात करके अपने अनुमान की शुद्धता की जांच कर सकता है। मतलब जो वैल्यूज़ वो कैलकुलेट कर रहा है उसकी एरर लेस होने का उसका रैंडम चूज़ कर सकता है। इसके कुछ सीमाएं भी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। पहली लिमिटेशन है इसकी, या पहला इसका दोष है, प्रतिदर्श का आकार छोटा होने पर समग्र में विविध प्रकार की इकाइयों होने पर देव प्रतिदर्श समग्र का यथोचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कहने का मतलब है ये यूनिट्स से काफ़ी छोटी हैं तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है
वो कहीं ना कहीं फॉल्स हो सकता है। इसके बाद समग्र की का आकार छोटा होने पर यह या कुछ इकाइयों के इतने महत्वपूर्ण होने पर कि उन्हें शामिल करना अनिवार्य होने की दशा में यह रीति उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि हम इस मेथड में सभी को लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पर किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। और तो छोड़ नहीं सकते, तो ये मेथड यहाँ पर हमें लिमिटेशंस देती है कि यहाँ पर हमें एक्सक्यूज देती है कि हम सारे डेटा को लेके चलना है, हम छोड़ नहीं सकते, तो हमें फिर सभी का स्टडी करना होता है। यदि इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होती हैं तो रीति उपयुक्त नहीं होती। अगर जो यूनिट्स हैं जो आपने संख्याएं ली वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, ये मेथड आपके कोई काम की नहीं है, इस मेथड का हम यूज़ नहीं करेंगे। ये लिमिटेशन से जो मैंने बताई। इसके बाद मैं आपको अगला जो मेथड है वो बताऊंगा बच्चों। अगला मेथड है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मतलब स्तृत प्रतिचयन। कहने का मतलब है लेवलिंग मेथड, इसको हम कहेंगे। लेवलिंग मेथड जो है इसमें हम डेटा को अलग अलग लेवल में अरेंज करते हैं। मध्यम वर्ग का डेटा, ठीक है ना, उच्च वर्ग का डेटा, हाई लेवल, लो लेवल, एवरेज डेटा, इस टाइप से इनको अरेंज करके हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसकी कुछ खूबियाँ भी, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। सबसे पहले अनुसंधानकर्ता का इस रीति में प्रतिदर्श चुनने में अधिक नियंत्रण रहता है, मतलब ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा सही रिजल्ट हमें इस मेथड से मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों इस मेथड की। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे इसका सेकंड जो पॉइंट है, इस रीति में मूल रूप से चुनी गई इकाइयों को किन्हीं कारणों से यदि छोड़ना जरूरी है तो स्थान पर अन्य इकाइयों को लिया जा सकता है। मतलब हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक यूनिट अगर हमने गलत ले ली तो उसको हटाकर हम दूसरी यूनिट रख सकते हैं, दूसरी संख्या रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पर नंबर्स को रिप्लेस कर सकते हैं अगर कोई नंबर हमने गलती से ले लिया है तो। तीसरा पॉइंट, इस रीति में धन समग्र श्रम की बचत होती है। ये मेथड भी आपका टाइम सेविंग है, वेल्थ सेविंग है, ठीक है ना, और ये फास्ट कैलकुलेटेड मेथड है। अगला पॉइंट है, इस रीति में विजातीय समग्र में उचित प्रकार से बनाया गया प्रतिदर्श उसी प्रकार के देय प्रतिचयन की तुलना में अधिक विश्वसनीय परिणाम उपलब्ध कराता है। ये मेथड जो है आपकी स्ट्रेटिफाइड मेथड से काफ़ी अच्छी मेथड है, और इसमें जो रिजल्ट हमें मिलते हैं ना वो एरर लेस होते हैं कंपेयर टू आपकी पुरानी जो मेथड्स मैंने आपको बताई उनसे। और इसके कुछ दोष हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो बच्चों इसकी जो लिमिटेशंस है, पहली लिमिटेशंस है समग्र का खंडों या स्तरों में विभाजन उचित न होने की दशा में परिणामों में अभिनति प्रभाव आ जाता है। कहने का मतलब है जब इस मेथड का हम यूज़ करते हैं, तो इस मेथड को जब यूज़ करते हैं तो रेंडमली अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो वो उस पर इम्पैक्ट डालता है, असर डालता है। सेकंड पॉइंट है इसका, प्रतिनिधि प्रतिचयन हेतु आवश्यक है कि उसमें अनुपातिक रूप में इकाइयाँ शामिल की जाए। प्रतिचयन में इसके लिए जानबूझकर प्रयास करना पड़ता है कि जो कठिन कार्य होता है वह खंडों स्तरों में पर्याप्त अंतर होने पर और कठिन हो जाता है। कहने का मतलब इस मेथड का जब हम यूज़ करते हैं तो कोई बड़ा काम है उसको हम तोड़ के करते हैं, लेकिन जब हम तोड़ते हैं ना इस मेथड में तो वो और ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ये मेथड इस तरह से हेल्पफुल नहीं है। अगला पॉइंट है बच्चों, खंड व स्तर में की इकाइयों का निर्धारण करना इसमें काफ़ी कठिन होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू।